शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। मैं बाल ठाकरे के साथ फोन पर था। उसे मिसाइल सेंटर के बारे में मालूमात फराहम कर चुका था। अगर मैं बाल ठाकरे की बजाय डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ सुरेंद्र कोहली के साथ फोन पर यह बातें करता तो उसका उतना असर न होता जितना असर बाल ठाकरे को फोन करने और उसके बयान देने से पड़ता। बाल ठाकरे लोकसभा और राज्यसभा में भी अपने हिमायती अरकान से ये सवाल उठा सकता था। मैंने बाल ठाकरे को ताकीद कर दी थी कि मिसाइल सेंटर और मिस्टर चक्रवर्ती का नाम हरगिज वो अपने बयान में न ले। अगर उसने ऐसा किया तो चक्रवर्ती तो जरूर पकड़ लिया जाएगा, मगर उसके साथ ही पाकिस्तानी एजेंट फरार हो जाएंगे। बाल ठाकरे ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अपने बयान में किसी मिसाइल सेंटर का नाम नहीं लूंगा। मैंने उसे मजीद पक्का करते हुए कहा, सेनापति जी, आप हसास इदारों का नाम भी न ले, बस यही कहें कि भारत के सरकारी महकमों तक गैर मुल्की एजेंट घुस गए हैं, इससे आगे कुछ न कहें। इस तरह हम चक्रवर्ती को, अगर वो पाकिस्तानी एजेंट हुआ, तो गिरफ्तार करने से पहले सारे पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार कर सकेंगे। बाल ठाकरे की आवाज आई, ठीक है, मैं इसी तरह करूंगा। मैंने आखिर में कहा, सर, आप मेरी आसानी के लिए सिर्फ इतना कर दीजिए कि मैं दिन और रात किसी भी वक्त मिसाइल सेंटर में पासवर्ड बोलकर दाखिल हो सकूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहां पासवर्ड हर दूसरे तीसरे हफ्ते बदल दिया जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पाकिस्तानी एजेंट को पकड़ने के लिए मिसाइल सेंटर में दाखिल होने लगूं और वहां पासवर्ड बदल गया हो और वो लोग मुझे अंदर न जाने दें और पाकिस्तानी एजेंट मौका पाकर फरार हो जाए। मैं पाकिस्तानी एजेंट के फरार की रट बार बार इसलिए लगा रहा था कि ये अल्फाज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थे। पाकिस्तानी एजेंट का नाम सुनकर उसका पारा एकदम चढ़ जाता। उसने जोरदार आवाज में कहा, तुम उसकी फिक्र न करो, मैं अभी दिल्ली सेक्रेटेरिएट में डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ सुरेंद्र कोहली को फोन करता हूँ। तुम अपना काम करते रहो और खोज लगाओ कि अगर मिसाइल कंट्रोलर चक्रवर्ती पाकिस्तानी एजेंटों के साथ मिल गया है तो ये पाकिस्तानी एजेंट भारत में कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। मैंने जवाब में कहा, सर, मैं अपनी जान लड़ा दूंगा, मगर पाकिस्तानी जासूसों का सुराग जरूर लगाऊंगा और उन सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद बाल ठाकरे ने फोन बंद कर दिया। मैंने रिसीवर रख दिया और इत्मीनान का लंबा सांस लिया। मेरे मंसूबे का पहला मरहला बड़ी खैर-ओ-खूबी से मुकम्मल हो गया था। जब मैं कमरे से निकलकर एसपी मेहता के पास आया तो उसके चेहरे पर तशवीश और फिक्रमंदी के तासुरात थे। कहने लगा, महाराज जी, बड़ी लंबी बात हुई है बाल ठाकरे जी से। मैंने कहा, मेहता जी, हम लोग सीक्रेट सर्विस के लोग नहीं हैं, हम देशभक्त भी हैं। हमें अपने देश को दुश्मन के हथकंडों से बचाना भी है और इन हथकंडों से भारत सरकार को खबरदार भी करना है। दोपहर के वक्त एसपी मेहता मुझे जबरदस्ती लंच के लिए अपने साथ जालंधर छावनी के आदर्श रेस्टोरेंट में ले गया। मेरा दिल गोश्त खाने को चाहता था, मगर मैंने वहाँ अपने आप को वेश्नू जाहिर किया था, इसलिए मजबूरन तरकारियां खाना पड़ी। कुछ मैं इस ख्याल से भी उसके साथ चला आया था कि थोड़ा कुरेद कर उसके बारे में मालूम करूंगा कि उसकी मार कहाँ तक है। खाने के बाद हम चाय पी रहे थे कि मेहता ने मेरे करीब झुकते हुए कहा, सर, एक बात मैं आपको बताना अपना फर्ज समझता हूँ। मैंने किसी किस्म का इश्तियाक जाहिर किए बगैर बोला, बताएं मेहता जी, ऐसी कौन सी बात है। वो कुर्सी घसीट कर मेरे मजीद करीब हो गया। कहने लगा, सर, यहाँ जालंधर छावनी में ऊंची सोसाइटी में एक औरत बड़े फैशनेबल अंदाज में सिविल और फौजी अफसरों के दरमियान तितली की तरह फिरती नजर आती है। मैं समझ गया कि मेहता एक अय्याश तब आदमी है, ये मुझे भी उस तरफ लगाना चाहता है। मैंने कहा, तो फिर मैं क्या करूं मेहता जी। मेहता बोला, सर, आप पूरी बात सुन लें, फिर आपकी मर्जी, जो चाहे फैसला करें। मैंने चाय की प्याली मेज पर रख दी और कहा, ठीक है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। मेहता कहने लगा, सर, उस औरत का नाम निर्मला कुमारी है। वो एक जराइम पेशा किस्म के चंदू शाह की बीवी है। चंदू शाह उसे जालंधर की ऊंची सोसाइटी की पार्टियों में अफसरों और बड़े बड़े कारोबारी लोगों से मिलाता है और उनसे अपना काम निकालता है। चंदू शाह ने इस औरत निर्मला कुमारी को अपने जराइम के कारोबार का जरिया बनाया हुआ है। उसके बारे में ये भी मशहूर है कि वो नाजायज स्मगलिंग का काम भी करता है। मैंने कहा, ये तुम्हारी सिविल पुलिस का केस है, इसके खिलाफ तुम्हें कार्रवाई करनी चाहिए। मेहता ने उसके बाद जो जुमला कहा उससे मैं जरूर चौंका। वो कहने लगा, सर, जो बात आपको खास तौर पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस औरत के बारे में हमने जो तहकीकात कराई हैं, इससे हमें शक पड़ा है कि इस औरत निर्मला कुमारी का ताल्लुक पाकिस्तानी जासूसों से है। मैंने कहा, तो फिर तुम लोगों ने उसे पकड़ा क्यों नहीं। मेहता ने जवाब दिया, सर, हमारे पास अभी तक कोई सबूत नहीं है कि निर्मला कुमारी का वाकई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से कोई ताल्लुक है। दूसरे, उसका मिलना बड़े बड़े अफसरों और मंत्रियों से है। हम अभी उस पर हाथ नहीं डाल सकते और किसी सबूत का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, मुझे बताओ कि वो कहाँ
मिल सकती है। मैं खुद इस सिलसिले में खोज लगाऊंगा कि वो पाकिस्तानी जासूस है या नहीं। अगर ऐसी बात हुई तो हमारे पास कोई सबूत हो चाहे ना हो, मैं उसे गिरफ्तार करवा कर तुम लोगों के हवाले कर दूंगा। अगर किसी सिविल या फौजी अफसर ने उसकी सिफारिश की तो मैं उसे भी नौकरी से बर्खास्त करवा दूंगा। मेहता तो खुशी से उछल पड़ा। वो जानता था कि मेरे पास इतनी ताकत है। कहने लगा, सर पता क्या करना है? चंदू शाह जराइम पेशा आदमी है, अगरचे बड़े असर और रसूख वाला है, लेकिन हमारे साथ तो उसका वास्ता पड़ता ही रहता है। मैं उसे कहूंगा कि केंद्र या सरकार के एक बड़े अफसर आए हैं, वो फौरन आपकी दावत कर देगा। उस दावत में निर्मला कुमारी तो जरूर होगी। आपको उससे मिलकर अंदाजा हो जाएगा कि औरत किस किस्म की है। एसपी मेहता ने उसी रोज जबकि मैं मिसाइल सेंटर गया हुआ था, चंदू शाह को फोन करके रात की दावत पक्की कर दी। मैं शाम को सिटी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स होटल में आया तो मेहता ने मुझे फोन पर कहा, महाराज जी आज रात का खाना चंदू शाह के बंगले पर है। वो तो आपका सुनकर बड़ा खुश हुआ है, मेरे साथ यहाँ आपसे मिलने आना चाहता है, मगर मैंने उसे रोक दिया। अब तैयार रहिएगा, 9 बजे मैं आपको लेने आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आ जाना। पुलिस वालों के अंदाजे अक्सर गलत हो जाते हैं। मेरा ख्याल था कि मेहता अपने नंबर बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। जाहिर है वहाँ शराब और शबाब की महफिल लगेगी और मेहता ऐसी महफिलों का रसिया था। कुछ वो इसलिए भी ये सब कुछ कर रहा था कि निर्मला कुमारी से मुझे मिलाकर मेरी खुशनुदी हासिल कर सके। मैंने भी चंदू शाह की दावत सिर्फ इस वजह से कबूल की थी कि निर्मला कुमारी को एक नजर देखने में क्या हर्ज है। हो सकता है उसका ताल्लुक किसी वास्ते से कश्मीरी कमांडो से हो, क्योंकि ये हकीकत मुझ पर अच्छी तरह से वाज़ेह थी कि यहाँ ना तो कोई पाकिस्तानी जासूस है और ना किसी पाकिस्तानी जासूस को वहाँ आने की जरूरत है। अभी तक मैंने नकली पीर फकीर का भेस बदल कर मिसाइलों के इलाके में किसी जगह धूनी मारने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मैंने पाकिस्तानी जासूसों की खोज का मिसाइलों के अड्डे के अंदर ही चक्कर चला दिया था। शाम को जब मैं पृथ्वी मिसाइल के अड्डे में पासवर्ड बताकर गया था तो मेरी मुलाकात ब्रिगेडियर से नहीं हो सकी थी। मिस्टर घोष मिला था और मैं मिसाइल कंट्रोलर मिस्टर चक्रवर्ती से खास तौर पर मिला था। चंदू शाह की दावत पर जाने से पहले मैंने अपनी खुफिया डायरी में मिसाइल सेंटर के दौरे की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली और दिल्ली फोन करके डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ सुरिंदर कोहली से बात की। वो घबराया हुआ था। बाल ठाकरे ने बीजेपी के लीडर और लोकसभा के मेंबर को सारी बात बता दी और उसे डांट भी पिलाई थी। उसने डिफेंस सेक्रेटरी को फोन पर मेरी खुफिया रिपोर्ट पहुंचा दी थी। डिफेंस सेक्रेटरी ने उसी वक्त सुरिंदर कोहली को बुलाकर हिदायत की थी कि सीक्रेट सर्विस के स्पेशल ऑफिसर मिस्टर धर्मचंद को जालंधर के इलाके में और खास तौर पर मिसाइल सेंटर में हर किस्म की सहूलत बहाम पहुंचाई जाए। बाल ठाकरे ने मेरे मशवरे पर पूरा अमल किया था और ये बात किसी पर भी जाहिर नहीं की थी कि धर्मचंद को मिसाइल कंट्रोलर मिस्टर चक्रवर्ती पर शक है कि वो पाकिस्तानी एजेंटों से मिला हुआ है। चुनाचे जब मैंने मिस्टर सुरिंदर कोहली को फोन किया तो वो घबराई हुई आवाज में बोला, सर हमने आपके बारे में जालंधर सिटी पुलिस और पंजाब की सीक्रेट पुलिस को बड़ी सख्ती से हिदायत जारी कर दी है कि आपको हर किस्म की सरकारी और गैर सरकारी सहूलत दी जाए। मिसाइल सेंटर के इंचार्ज ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद को तो पहले ही हिदायत जारी की जा चुकी थी, लेकिन अब उसे मजीद ताकीद कर दी गई है। सर इसके बावजूद आपको किसी किस्म की परेशानी हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है कोहली साहब, अगर दिक्कत महसूस हुई तो मैं आपको बता दूंगा। उसके साथ ही मैंने फोन बंद कर दिया। रात के 8:45 बजे चंदू शाह ने अपने नए मॉडल की गाड़ी मुझे लेने के लिए भेज दी। मैं और मेहता उसमें बैठकर उसके बंगले पर आ गए। शहर के मज़ाफात में छोटा सा बंगला बड़ा खूबसूरत था। चंदू शाह लॉबी के बाहर हमारे इस्तकबाल को खुद मौजूद था। उसका जिस्म भारी रंग सांवला था। सिल्क का कुर्ता और सिल्क की धोती पहन रखी थी। पाँव में पंप शूज थे। कांधे पर कीमती शॉल थी। उंगलियों में कीमती अंगूठियां चमक रही थी। हाथ बांधकर उसने मुझे नमस्कार किया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बोला, हमारे धनभाग के च्यूंटी के घर में नारायण पधारे हैं। ड्राइंग रूम खूब सजा हुआ था। दीवारों पर पंडित नेहरू और गांधी की तस्वीरों के अलावा उस जमाने की मशहूर फिल्म एक्ट्रेसों की इश्तियाल अंगेज तस्वीरें भी लगी हुई थी। टीवी, वीसीआर, टेप रिकॉर्डर सब कुछ वहाँ मौजूद था। सर्दी अभी इतनी नहीं हुई थी, इसलिए हीटर नहीं था। मेहता ने चंदू शाह से मेरा एक बहुत बड़े और बाअसर सरकारी अफसर की हैसियत से तारुफ करवाया। चंदू शाह हाथ बांधकर बोला, महाराज हम तो आपके दास हैं, यानी आप हमें अपना दास ही रखें। हमारे लायक कोई सेवा हो तो हुक्म करें, बस आपके हुक्म की देर होगी कि आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। ये शख्स खुशामदाना और लच्छेदार बातें करने में बड़ा माहिर मालूम हो रहा था। इस किस्म के लोग आमतौर पर ऐसे ही हुआ करते हैं। मेरी आंखें निर्मला कुमारी को तलाश कर रही थी। मेहता समझ गया। उसने चंदू शाह से कहा, चंदू शाह इंदर सभा का दरबार तो लग गया है, मगर नर्तकी अभी तक नहीं आई। चंदू शाह बेशर्मी से हंसने लगा। उसने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर आजिजी से कहा, महाराज गोली किसकी और गहने किसके? वो जरा तैयार हो रही थी। आप इतनी देर कुछ पी लें, क्या शौक फरमाएंगे? इंपोर्टेड बियर भी है, स्कॉच भी है, जो हुक्म करें। मैं उन दोनों में से किसी चीज का भी शौक नहीं करता था। मैं भी जवाब देने ही वाला था कि मेहता जल्दी से बोला, स्कॉच ले आओ, बियर तो पानी होता है। क्यों महाराज? मेहता ने जुमले का आखिरी हिस्सा मेरी तरफ देखते हुए अदा किया। मैंने जवाब दिया, शराब मैं बिल्कुल नहीं पीता।
फिर चंदू शाह से कहा मेरे लिए कॉफी मंगवा दें तो बेहतर होगा। एसपी मेहता और चंदू शाह ने एक दूसरे को देखा, आंखों ही आंखों में कुछ इशारे किए और चंदू शाह बोला जैसे आपकी मर्जी महाराज। उसने नौकर को इशारा किया कि कॉफी बनवा कर ले आए। जब तक कॉफी आती चंदू शाह केंद्रीय सरकार के वजीरों मुशीरों और बीजेपी और राष्ट्रीय सेवक संघ के लीडरों से अपनी वाकफियत और दोस्ती की डींगे मारता रहा। मुझे उस शख्स से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं निर्मला कुमारी के लिए वहां आया था और उसी का इंतजार कर रहा था। हम तीनों के लिए कॉफी आ गई। कॉफी एक बहुत खूबसूरत नाजुक अंदाम रेशमी साड़ी में मलबूस लड़की लेकर आई। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी और उसका जिस्म भी बहुत सेहतमंद था। माथे पर बिंदिया थी, सिर्फ आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे जिन्हें मेकअप से छुपाने की कोशिश की गई थी। चंदू शाह ने उसकी तरफ इशारा करके कहा महाराज ये निर्मला कुमारी जी हैं। निर्मला जी धर्मचंद जी बहुत बड़े अफसर हैं, दिल्ली से जालंधर सरकारी महकमों की इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, इन्हें प्रणाम करो। निर्मला कुमारी ने हाथ बांध कर मुझे प्रणाम किया और रेशमी साड़ी को समेटती हुई मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। निर्मला कुमारी के आने से कमरे की फजा में किसी कीमती परफ्यूम की खुशबू फैल गई थी। चंदू शाह खुदा जाने क्या क्या बातें कर रहा था। मैं उसकी बातों के जवाब में हूँ हाँ किए जाता था और निर्मला का भी जायजा ले रहा था। मुझे इस खूबसूरत और इंतहाई कीमती लिबास वाली लड़की के चेहरे पर एक गहरी उदासी और अफसुर्दगी मेकअप की रंगीनियों से छनती हुई नजर आ रही थी। जब मैंने उससे बातें शुरू की तो मुझे महसूस हुआ कि निर्मला कुमारी का लहजा मशरकी पंजाब की आम हिंदू औरतों जैसा नहीं। मेहता और चंदू शाह ने अपने लिए स्कॉच मंगवा ली थी और हमसे इजाजत तलब करने के बाद शराब का दौर शुरू हो गया था। मुझे मौका मिल गया। मैंने चंदू शाह से कहा चंदू जी आप तो अपनी तफरीह में लग गए हैं, मेरा ख्याल है कि मुझे और निर्मला कुमारी को मौका दें कि हम कोने वाली खिड़की के पास बैठकर बातें करें। वो बोला बिल्कुल महाराज बिल्कुल। निर्मला जी तुम धर्मचंद जी से खिड़की वाले सोफे पर बैठकर बातें करो, ये बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं और निर्मला कुमारी ड्राइंग रूम के कोने में खिड़की के पास आकर सोफे पर बैठ गए। मैंने निर्मला से पूछा कि वो किस शहर में पैदा हुई थी। वो मुस्कुराई, कहने लगी मेरा जन्म जालंधर के करीब एक गाँव में हुआ था। बीए मैंने जालंधर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से किया है। जालंधर में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, माता जी भी मेरे साथ जालंधर में ही आ गई हैं। मैंने पूछा चंदू शाह जी से तुम्हारी शादी कब हुई थी? तुम उम्र में चंदू शाह से बहुत छोटी लगती हो। वो हंस पड़ी और साड़ी के पल्लू को दुरुस्त करते हुए बोली बस महाराज जहाँ संजोग होता है वहाँ विवाह हो जाता है, ये तो जन्म जन्म का साथ होता है। मुझे निर्मला कुमारी की बातों में कोई ऐसी खास बात दिखाई न दी जिससे ये अंदाजा होता या शक पड़ता कि उसका ताल्लुक जासूसों के किसी गुरोह से है। वो एक ऐसी हिंदू लड़की थी जिसकी शादी किसी मजबूरी के तहत उससे ज्यादा उम्र के हिंदू से हो गई थी, जो जराइम पेशा था और जो उसके जरिए सरकार दरबार में अपना काम निकलवाता था और ऐश की जिंदगी बसर कर रहा था। मेरे लिए अब निर्मला कुमारी में दिलचस्पी लेने का कोई जवाज नहीं था। चंदू शाह मेरे आगे पीछे फिरता रहा। फिर निर्मला कुमारी को मेरे पास छोड़कर एसपी मेहता और चंदू शाह दूसरे कमरे में चले गए, लेकिन ये सारी बातें मेरे लिए बेकार थी। खाना खाने के बाद मैंने मेहता से कहा मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी फोन करना है। इस दौरान मैंने एक बात जरूर नोट की थी कि निर्मला कुमारी का रवैया बेहद मोहतात था और उसने अज खुद मेरे करीब होने की एक बार भी कोशिश नहीं की थी। मैंने उसे औरत की बुनियादी शर्म हया पर महमूल किया। ये बात तजुर्बे में आ चुकी थी कि औरत खा कितनी अय्याश और पेशावर क्यों न हो, वो खुद किसी किस्म की दस्तराजी नहीं करती। जाने का सुनकर चंदू शाह बोला महाराज अभी थोड़ी देर और बैठे, हमें सेवा का थोड़ा और मौका दें। मैंने उठते हुए कहा नहीं चंदू शाह जी, मेरा जाना जरूरी है। मेहता को मालूम था कि मेरे टेलीफोन अहम और जरूरी होते हैं। वो उठ खड़ा हुआ। चंदू शाह जी इस वक्त हमें इजाजत दें, फिर किसी रोज। वहां से हम चंदू शाह की गाड़ी में बैठकर वापस आ गए। रास्ते में मेहता ने मुझसे पूछा महाराज जी क्या ख्याल है निर्मला कुमारी के मुताल्लिक? मैंने पूछा किस बारे में? वो बोला महाराज जी आपने कुछ अंदाजा लगाया कि ये किस किस्म की औरत है? मेरा मतलब है इसका लिंक किसी पाकिस्तानी जासूस के साथ है या नहीं? मैंने कहा मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है, आप लोग उसकी निगरानी करते रहें। अगर आपकी CID ने कोई खास बात नोट की तो मुझे खबर कर दीजिएगा, मुझे और भी बहुत काम है। सिटी पुलिस हेडक्वार्टर में एक वायरलेस रूम था जहां रेडियो ट्रांसमीटर और रेडियो रिसीवर पर सिग्नल के जरिए दूसरी जगह पैगाम भेजने और वसूल करने की सहूलियात मुयस्सर थी। यह सरकारी सिग्नल रूम था और पुलिस यहां से वायरलेस पर पैगाम देती और रिसीवर पर अपना पैगाम वसूल करती थी। दिन के वक्त यहां 2 ऑपरेटर हवालदार ड्यूटी पर होते थे, रात को सिर्फ एक कांस्टेबल ऑपरेटर ही ड्यूटी देता था। यहां से मैंने 1-2 बार सुरेंद्र कोहली और बाल ठाकरे को खुफिया नंबर पर फोन भी किया था, मगर मेरी नजर रेडियो ट्रांसमीटर पर थी। उसके जरिए मैं पाकिस्तान में भट्ट साहब को सिग्नल भेजकर ये मालूम करना चाहता था कि क्या किसी तरह निर्मला कुमारी नाम की औरत उनकी जासूसों की लिस्ट में है या नहीं। अगरचे मैं जानता था कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी मैं अपना शक दूर करना चाहता था ताकि मैं इत्मीनान से अपने असल मिशन पर काम कर सकूं। मैं सिटी पुलिस के हॉस्टल में ही ठहरा हुआ था। एक बड़ा आरामदेह कमरा मुझे मिल गया था। रेडियो ट्रांसमीटर वाला कमरा यहाँ से एक ब्लॉक छोड़कर सिटी पुलिस हेडक्वार्टर के कॉम्प्लेक्स में ही था। मुझे हर जगह जाने की इजाजत थी। वहाँ सबको मेरी ताकतवर खुफिया हैसियत का इल्म था, लेकिन इसके बावजूद मैं कोई ऐसी गैर जिम्मेदार
ईमानदाराना हरकत नहीं करना चाहता था जिससे किसी को मुझ पर शक पड़ सके। पाकिस्तान में रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए कोड अल्फाज में खुफिया पैगाम पहुंचाना एक खतरनाक काम था। यहाँ से जो भी सिग्नल्स या रेडियो पैगाम नशर किए जाते थे उनकी कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग होती थी। इत्मीनान की बात सिर्फ इतनी थी कि मैं जिस कोड जबान में पैगाम नशर करने वाला था उसका कोड किसी की समझ में नहीं आ सकता था। इससे पहले मैं अंबाला के पुलिस हेडक्वार्टर से भी पाकिस्तान कुछ खुफिया पैगाम रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए पहुंचा चुका था और कुछ नहीं हुआ था। चुनाचे मैं आधी रात के बाद अपने हॉस्टल से निकला और सिग्नल रूम में आ गया। रात की ड्यूटी पर मौजूद जो कांस्टेबल था मुझे देखकर उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, जवान, मुझे बम्बई एक जरूरी पैगाम वायरलेस करना है, तुम दूसरे कमरे में चले जाओ। वो फौरन कमरे से निकल गया। मैंने रेडियो ट्रांसमीटर ऑन करके पाकिस्तान की फ्रीक्वेंसी मिलाई, सिग्नल नशर किया। दूसरी कोशिश में दूसरी तरफ से मुझे सिग्नल का जवाब मिल गया। मैंने कोड जबान में पूछा, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से कोड में ही किसी ने कहा, मैं 10 नंबर हूँ। ये बट साहब थे, यही उनका खुफिया नंबर था। मैंने मुख्तसर खुफिया अल्फाज में उनसे निर्मला कुमारी के बारे में पूछा कि क्या इस नाम की कोई औरत किसी पाकिस्तानी या कश्मीरी एजेंट के लिए काम कर रही है। बट साहब ने जवाब दिया, हमारा कोई पाकिस्तानी एजेंट इस वक्त भारत में नहीं है, हम किसी निर्मला कुमारी को नहीं जानते। मैंने कहा, ओके, बस मुझे यही पूछना था। बट साहब ने सवाल पूछा, तुम्हारे मिशन की क्या सूरत हाल है? उन्होंने खुफिया कोड में पृथ्वी मिसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। मैंने कहा, इस बारे में मैं आपको जो इत्तला दे चुका हूँ अभी तक वैसी ही सूरत हाल है, कोई पेशरफ्त हुई तो इत्तला करूंगा। फिर मैंने रेडियो ट्रांसमीटर बंद कर दिया। पृथ्वी मिसाइल सेंटर के सिलसिले में जो पेशरफ्त हुई थी और जिस तरह मैं चक्रवर्ती को बीच में लाकर साजिश का जाल बुन रहा था उसके मुतालिक मैं अभी बट साहब को कुछ नहीं बताना चाहता था। मैं पाकिस्तान खुफिया पैगाम देने के बाद रेडियो ट्रांसमीटर रूम से बाहर निकला तो दूसरे कमरे में कांस्टेबल ऑपरेटर के साथ एक और आदमी खेस की बुक्कल मारे बैठा सिगरेट पी रहा था। उस आदमी को मैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स में पहली बार देख रहा था। उसने मुझ पर एक गहरी निगाह डाली और फिर ऑपरेटर से दबी जबान में बातें करने लगा। सिख ऑपरेटर मुझे कमरे से बाहर निकलते देखकर फौरन उठ खड़ा हुआ और मुझे सलाम किया। मैंने कहा, ठीक है जवान, बम्बई की लाइन नहीं मिली, मैंने दिल्ली फोन किया है। मैं वहां से बाहर आया तो उस नए आदमी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आकर मुझे परेशान करने लगा। उसने बड़े मानी खेज अंदाज में मुझे घूर कर देखा था। कहीं सीक्रेट पुलिस ने मेरी निगरानी पर भी कोई CID वाला तो नहीं लगा दिया? ऐसा वो कर सकते थे। CID और डिफेंस इंटेलिजेंस वालों को बड़ी वसी मराहत हासिल होती हैं। वो तो प्रधानमंत्री और मुल्क के सदर के पीछे भी खुफिया आदमी लगा देते हैं, लेकिन मेरे पीछे अगर कोई CID का आदमी मेरी निगरानी के लिए लगा दिया गया होता तो ये बात मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी। मैं ये भी जानता था कि अगर मैंने इस सिलसिले में डिफेंस इंटेलिजेंस वालों से एहतजाज भी किया तो वो ऊपर से ये कहकर मेरी तसल्ली करेंगे कि जनाब, किसी की जरूरत है कि आपके पीछे खुफिया आदमी निगरानी पर लगाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर किसी आदमी पर आपको शक हो कि वो आपकी निगरानी कर रहा है तो फौरन हमें उसका नाम और हुलिया बताएं, हम उसे नौकरी ही से निकाल देंगे, लेकिन अंदर से वो अपने मौकफ पर कायम रहेंगे। अगर एक बार मेरी निगरानी का फैसला कर लिया गया होगा और कोई आदमी मेरे पीछे लगा दिया गया होगा तो फिर वो हर हालत में मेरी निगरानी करता रहेगा। ये अलग बात है कि वो कभी मेरे सामने नहीं आएगा। मैं मालूम करना चाहता था कि रात को जो आदमी रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेटर के पास बैठा सिगरेट पी रहा था वो कौन था और आधी रात को वहाँ क्या करने आया था। मुश्किल ये थी कि वहाँ मेरा जानने वाला कोई ऐसा आदमी नहीं था जिस पर मैं अपने दिल का राज खोल सकता और उसको इस किस्म की सुराग रसानी पर लगा सकता। सब कुछ मुझे खुद ही करना था। अगले रोज मैं SP मेहता के कमरे में गया और कुर्सी पर बैठते ही बोला, आप लोगों का यहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम अप टू डेट नहीं है। मेहता ने चौंक कर पूछा, क्यों महाराज, गलती हो गई कोई? मैंने कहा, रात मुझे बाल ठाकरे जी को एक जरूरी रेडियो मैसेज देना था। मैंने आपके रेडियो ट्रांसमीटर रूम में जाकर ये पैगाम बम्बई दिया और जब पैगाम देकर बाहर आया तो वहाँ एक अजनबी शख्स खेस की बुक्कल मारे रेडियो ऑपरेटर के पास बैठा हुआ था। आपको मालूम है कि रेडियो ट्रांसमीटर रूम बड़ा हसास कमरा है, फिर वहाँ एक अजनबी शख्स कैसे और क्यों आ गया, और वो भी आधी रात के वक्त? SP मेहता ने उसी वक्त फोन करके कहा, रात को ड्यूटी पर रेडियो ट्रांसमीटर रूम में कौन था? जो कोई भी था उसे फौरन मेरे कमरे में भेजो। फोन बंद करके मेहता ने कहा, महाराज जी, रेडियो ऑपरेटर का कोई रिश्तेदार होगा जो रात की गाड़ी से जालिंधर आया होगा, वरना यहाँ बाहर का आदमी दाखिल नहीं हो सकता। मैंने दिल में कहा, खुदा करे ऐसा ही हो। कोई 15 मिनट के बाद सिख कांस्टेबल ऑपरेटर जो रात को ट्रांसमीटर रूम में ड्यूटी पर था हाजिर हो गया। उसकी शक्ल से लग रहा था कि रात की ड्यूटी देने के बाद सो रहा था और उसे उठा कर लाया गया है। मेहता ने उससे पूछा कि रात को उसके पास कौन आदमी बैठा हुआ था। मैंने नोट किया कि सिख कांस्टेबल ऑपरेटर जरा घबरा गया। उसकी शक्ल से जाहिर हो रहा था जैसे कह रहा हो कि साहब, आपने तो खुद उस आदमी को वहाँ ड्यूटी पर लगाया था, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ऑपरेटर सिख था और सिख साफ दिल और साफ गो होते हैं, इसलिए उसके दिल का हाल चेहरे पर आ गया था। उसकी जगह अगर कोई और होता तो अपनी कैफियत को कभी चेहरे पर न आने देता, लेकिन सिख ऑपरेटर के चेहरे पर भी इस किस्म के तासुर 1 सेकंड से भी कम वक्त के लिए आया और गुजर गया। मैंने अपनी चेहरा शनासी की महारत की वजह से इस तासुर को नोट कर लिया था और मुझे यकीन हो गया था कि वो खुफिया पुलिस का आदमी था और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की सीक्रेट सर्विस की
जानिब से मेरी निगरानी पर लगाया गया था। सिख कांस्टेबल ने अपने आप को संभालते हुए कहा, सर वो मेरे ताया का छोटा बेटा था जी, निकोदर से रात की गाड़ी पर आ गया था, क्वार्टर में ताला पड़ा देखकर मेरे पास आ गया। सर गलती हो गई, आइंदा ये गलती नहीं करूंगा। एसपी मेहता ने उसको खूब डांटा और कहा, अगर फिर मुझे इस किस्म की रिपोर्ट मिली कि रात की ड्यूटी पर ट्रांसमीटर रूम में तुम्हें कोई मिलने आया था तो मैं तुम्हें उसी वक्त डिसमिस करवा दूंगा। अब जाओ। ऑपरेटर चला गया। मेहता मेरी तरफ देखकर कहने लगा, महाराज जी मैं भी आपसे इस गफलत के सिलसिले में माफी चाहता हूँ। हम सिक्योरिटी का बेहद ख्याल रखते हैं। आपने खुद देख लिया है इस कांस्टेबल से भूल हो गई होगी, अब आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास होने लगा था कि मेरे साथ मेरा एक साथी कमांडो जरूर होना चाहिए था जो कम से कम मेरी निगरानी करने वालों की नकलो हरकत की निगरानी कर सकता और मुझे कोई कमांडो ऑपरेशन शुरू करने से पहले पूरे हालात का इल्म हो सकता। ऐसा मेरा एक साथी मुजाहिद अमृतसर में था और मैं जालंधर में था। दूसरे वो खुद CID की निगरानी में था। मुझे ख्याल आया कि कश्मीरी मुजाहिद तो उस इलाके में कमांडो ऑपरेशन के लिए आते ही रहते हैं, उनका खोज लगाना चाहिए और किसी तजुर्बाकार कश्मीरी कमांडो को अपने साथ मिला लेना चाहिए। मैं उसे ये बताने को हरगिज तैयार नहीं था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और मेरा नाम हैदर अली है, क्योंकि ये मेरा खास राज था और मैं उसे किसी पर भी जाहिर करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैं यही जाहिर कर सकता था कि मैं कश्मीर की जंग आज़ादी में जिहाद करने वालों के साथ हूँ और कश्मीर के महाज से दूर रहकर यहाँ खुफिया रूप में कश्मीर की आज़ादी के लिए काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।